अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। 21 फरवरी को पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स की, 7 से 10 मकामात को ठिकाना बनाया। ये नंगरहार सूबा पाकिस्तान के साथ लगता है, पक्तिका और खोस्त। यहाँ कुछ 100 के करीब जो दहशतगर्द हैं, इनके हामी हैं, इनके कमांडर्स हैं, ये मारे गए और इसमें दर्जनों अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला भी मिली है। इन स्ट्राइक्स के नतीजे में बिलखुसूस अभी तक जो हम वेरीफाई कर सकते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज के नतीजे में, कुछ मुकामी सोर्सेज भी हैं, कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी जो इन चीज़ों को कवर करते हैं और ख़ुद जो अफ़गान मीडिया का वावेला था वो ये बता रहा था। इसमें मौलवी अब्बास मरकज़ खारजियों का, फिर खारजी इस्लाम मरकज़ और खारजी इब्राहिम मरकज़ में खारजी मुल्ला रहबर और पक्तिका में खारजी मुखलिस यार मरकज़ को टारगेट किया गया। ये एक महज फौजी ऑपरेशन या स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी बका और अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूरन ये कदम उठाया। UN का जो चार्टर है 51, उसके तहत इनहेरेंट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है पाकिस्तान के पास। दोहा में मुज़ाकरात हूँ, इस्तांबुल में मुज़ाकरात हूँ, जहाँ जहाँ भी अफ़गानिस्तान की मौजूदा रजीम के साथ पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी हुकाम की इंगेजमेंट हुई, वहाँ खुलकर एक ही बात कही गई कि आप महफूज पनाहगाहें हैं, एक नहीं दर्जनों। आप उन्हें शेल्टर देते हैं, सेफ हेवन देते हैं, आपकी सरजमीन से वो ऑपरेट होते हैं, पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करते हैं इन द नेम ऑफ इस्लाम। तो इनको रोकें। इसके पीछे एक बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह यह है कि माजी की हमारी गलतियां जो भी होंगी, लेकिन मैं बात करूंगा जो कंटेंट की बात है, मेरिट की बात है। दोहा में जब अफगान हुकूमत को ये मिल रही थी सरकार, जब अमेरिका का इनकला हो रहा था, तो जिन्होंने ग्रैंड मुआहिदा किया था उसमें इन्होंने ये तय किया था कि इनकी सरजमीन किसी और सॉइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, बिलखुसूस अमेरिका को ये करवाई। उस सब के बावजूद ये जब हो रहा है, जिसमें बार बार दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आते हैं, इस्लामाबाद कचहरी का वाक़या देख लें, इस्लामाबाद में इमाम बारगाह का वाक़या देख लें, बलूचिस्तान भर में 12 मकामात पर दहशतगर्दी देख लें। आज ही करक में क्वाडकाप्टर का इस्तेमाल किया गया, वो भी एम्बुलेंस के ऊपर, यानी जख्मियों को लेके जाने वाली एम्बुलेंस के ऊपर दहशतगर्दी की गई। उससे पहले आपने देखा 2 रोज़ पहले लेफ्टिनेंट कर्नल गुफरान शहीद, वो अपने अहलकारों के साथ एक ऑपरेशन पे जा रहे थे, खुदकुश हमलावर उनके साथ लगा फटा। उसके ऊपर अल जजीरा की जो कवरेज है तेरे वो भी, जिसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बार बार लिखूँ, एक्स के ऊपर भी अल जजीरा को भी तवज्जो दिला रहा हूँ कि उन्होंने उस बदबख्त को फाइटर करार दिया। एक बड़ा सादा सा सवाल है, जो लोग अल जजीरा की हिमायत में या इन बदबख्तों की हिमायत में दलाइल तराश रहे हैं कि अगर दोहा कतर में अल्लाह ना करे कोई ऐसा बदबख्त खुद को फोड़ता है, फटता है, खुदकुश हमला करता है और कतर के मासूम शहरी जो हैं वो जहाँ भाग होते हैं, तो क्या यही इंसानियत का, जमहूरियत का, सहाफ़त का अल जजीरा उस खुदकुश बमबार को फाइटर लिखेगा? तब नहीं लिखेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये लिख रहा है उस बदबख्त को जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल उसके कॉन्वे के साथ टकराया। क्यों लिख रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब बहुत तकलीफ दे हो सकते हैं। आलमी मंजरनामे में अल जजीरा की एक साख रही है, उसका मवाजना जब पाकिस्तानी मीडिया से करवाया जाता है तो मेरा बड़ा सादा सा इस्तदलाल है, पाकिस्तानी मीडिया का तो मवाजना बनता ही नहीं, ये बहुत बुरा, इस पर बहुत सेंसरशिप होगी, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होगी। लेकिन अल जजीरा ने एक आलमी मयार कायम किया, आलमी मयार की साख उन्होंने कायम की। अब वो जानबूझ के अगर ऐसे शख्स को फाइटर लिख रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, क्यों लिख रहा है, मैं बता चुका हूँ। और जिस तरह से कवरेज उन्होंने की, ये जो अफगानिस्तान पे हमने हमले किए पाकिस्तान ने, उसकी कवरेज भी बड़ी बायस थी। यूं लग रहा था कि एज एफ के दहशतगर्दों का कोई हामी मीडिया नेटवर्क जो है वो ऑपरेट कर रहा है। बहरहाल अब ये जो कहा जाता है जी पाकिस्तान के हमलों में मसाजिद और मदरसों को टारगेट किया गया, अफगान मीडिया ने एक ये भी प्रोपेगेंडा किया कि जी बरमल में जो कार्रवाई हुई, सूबा बरमल जो है, ज़िला बरमल जो है पक्तिका का है या नंगरहार का, वहाँ पे जो कार्रवाई हुई, वहाँ पे तो मदरसा रमज़ान की वजह से बंद था। अब आप मुझे एक बात बताएं, ऐसा कौन सा दुनिया का मदरसा या मस्जिद है जो रमज़ान में बंद होती है? रमज़ान में तो मस्जिद और मदारिस की रौनक बहाल होती है, बल्कि 2 गुना हो जाती है। तो यहाँ पाकिस्तान में इन्होंने बदबख्तों ने जिन मसाजिद को निशाना बनाया, उसकी डिटेल भी सुन लें मुझसे। पुलिस लाइन पेशावर 30 जनवरी 2023 खुदकुश धमाका हुआ था, आपको याद हो अगर, 84 अफराद शहीद हुए थे, ज़्यादातर पुलिस एहलकार थे। तो वो मस्जिद नहीं थी। पेशावर में ही कूचा रिसालदार मस्जिद में 4 मार्च 2022 खुदकुश बम धमाका, 62 अफराद शहीद हुए। शिकारपुर सिंध में 30 जनवरी 2015 का वाक़या,
61 अफराद उस मस्जिद में शहीद हुए थे। दर आदम खेल में मस्जिद थी, इस्लामाबाद की मस्जिद थी जहाँ पे 6 फरवरी को धमाका हुआ। और इस तरह से एक लंबी तफसील है उन वाक़यात की, जो अगर हम कंपाइल करें तो वो नाकाफ़ी साबित होगी। इस सब पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब को, एयर कमांडर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब को। दोनों दिफाई तजिया निगार हैं, दिफाई उमूर पर दस्तरस रखते हैं। कई दिहाइयों से इन्होंने दिफा के मामलों को देख रखा है। जनरल साहब और चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का। ज़हमत मैंने आपको इसलिए दी कि अब बहस ये हो रही है कि जो पाकिस्तान का जवाब था ये नागुज़ीर क्यों था, और क्या जो तालिबान या अफ़गानिस्तान में मौजूद जो गुरिल्ला आउटफिट हैं या उनकी दहशतगर्दी के जो प्लान्स हैं खुदकुश धमाकों के ज़रिए, उनको डील किया जा सकता है इस तरह के जवाबी हमलों की मदद से या नहीं? जनरल जाहिद महमूद साहब। जी जामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और चिश्ती साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, ये जो पाकिस्तान का रिस्पांस गया है, ये कोई एक इंसिडेंट से ड्रिवन आउट रिस्पांस नहीं था, ये एक अकोमुलेटिव ट्रिगर्स हुए हैं जी, जिसने पाकिस्तान को टेस्ट किया, रिजॉल्व को टेस्ट किया, जिसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया और एक ऐसी फिजा पैदा कर दी कि जिसने पाकिस्तान को ये स्ट्रेटेजिक ऑप्शन अडॉप्ट करने पे मजबूर किया। इट्स अ ह्यूज डिसीजन किसी दूसरे मुल्क में, अपने नेबरिंग कंट्री में, और वो कंट्री जिसके लिए आपने इतनी सपोर्ट की हो, आपने अपना सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल तमाम स्ट्रक्चर तबाह कर लिया उस मुल्क को स्टेबिलिटी दिलवाने के लिए इन ऑल डोमेन्स, हर लिहाज से सपोर्ट दिया। उसके बावजूद वहां से जो डिप्लोमेसी फेल हुई, और आपने देखा कि इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है। अब वो न सिर्फ खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को और लोगों को जोड़ रहे हैं। जितनी प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस अफगानिस्तान में, उनको जोड़कर एक छतरी के नीचे लाकर हवाले कर रहे हैं, पाकिस्तान के उस दुश्मन के हवाले कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के वजूद को ही नहीं मानता। इंडिया के आप क्लाइंट्स बन गए। तो आई थिंक दिस स्ट्रेटेजिक आंसर इज नॉट ओनली, रिप्लाई इज नॉट ओनली ये जो एक्शन हुआ है टू अफगानिस्तान तालिबान, ये न सिर्फ टीटीपी को है, ना अफगानिस्तान तालिबान को, बल्कि इंडिया को भी एक, क्योंकि मैं तो इसको ऑपरेशन 2.0 समझता हूँ संदूर का, विच इज ऑन, तो उसका ये रिस्पॉन्स गया। तो इंडिया के लिए भी चला गया कि जिसको आप, जिन लोगों को आप यूज कर रहे हैं, आपके जहन में यही था कि मैं अफगानिस्तान में बैठ के हाइब्रिड वॉर कर लूंगा और प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का सहारा लूंगा और मैं परसू कोई नहीं करेगा। तो इट इज नॉट हैपनिंग। तो आई थिंक काउंटर टेररिज्म डोमेन में पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, और आई थिंक जो पहले एक डिफेंसिव अप्रोच थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रादर रिस्ट्रेंट की जो अप्रोच थी, वो पे नहीं कर रही थी। तो इट इज गोइंग टू क्रिएट द कास्ट बेटर डिसीजन। बिल्कुल ठीक। चिश्ती साहब, एक सवाल ये उठता है कि एरियल स्ट्राइक्स हैं, प्रिसीजन को कैसे साबित किया जाएगा? एक्यूरेट कैसे थी? क्या अहदाफ तक पहुंचे हमारा जो कार्रवाई थी या नहीं? किस तरीके से इसको कैरी आउट किया जाता है, ज़रा ये भी नाज़रीन को बता दें। बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपको, जन साहब को और व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मैंने कल भी कंफर्म किया है अपने कांटेक्ट से कि बहुत ही प्रिसाइज, और प्रिसाइज के अलावा मेयर्ड और बहुत ही फोकस स्ट्राइक्स थी। और ये भी मैं आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए बता दूं कि ये पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफवाज हैं बुनियादी तौर पर जब डेलिब्रेट करती हैं, तो ये नी जर्क पर या रैंडम फायरिंग या रैंडम स्ट्राइक्स इस तरह की बिल्कुल नहीं करती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका डाटा कलेक्शन होती है, रीवेरिफिकेशन होती है, डाटा अपडेट होता रहता है, फिर कैलकुलेशन होती है, फिर इंटेलिजेंस रिकन्फर्मेशन होती है कि जो पोटेंशियल टारगेट जिसको आप स्ट्राइक करना चाह रहे हैं वो उसी जगह पर मौजूद हैं। बहुत सारे तरीक़ेकार होने के बाद हमारी पाकिस्तान की जितनी प्राउड जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो वेरीफाई करती हैं। जब वो वेरीफाई कर लेती हैं और उसके बाद टारगेट को आइसोलेट किया जाता है, सिंगल आउट के कौन से वाले टॉप प्रायोरिटी हैं और जिसको फोकस भी नजर आए और जिसके अंदर वो इम्पैक्ट भी क्रिएट हो सके जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, यानी एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट जिसको मैं कहता हूँ वो इम्पोज की जाए। तो ये टारगेट ये नहीं होता कि हमें 100 टारगेट अगर लगता है तो 100 के 100 को हिट कर दिया जाता है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था जो अक्टूबर में भी हुई थी, अभी भी जो टारगेट अगर कोई 100 डेलिब्रेट हुआ है, 5 या 6 टारगेट को जो हिट किया गया है बुनियादी तौर पर वो इसी तरह के थे जिनके अंदर 200% अश्योर्ड ना सिर्फ प्रोबेबिलिटी थी उन जगह की सब कुछ और रीवेरीफाई करने के बाद लॉन्च किया गया। दूसरी बात, जिन मेयर से किया जाता है, मैं इस वक्त वो तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि किस तरीकों से हिट किया गया था, लेकिन ये मैं जरूर आपसे कह सकता हूं कि जब हम टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद मोस्ट अप्रोप्रिएट वेपन डिसाइड होता है कि इसमें कौन से वेपन्स हैं जो
मोस्ट जिसको कारगर या इफेक्टिव होंगे वो डिसाइड किए जाते हैं। ठीक। ड्रोन्स भी हो सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी के पास भी है, पाक फ़िज़ाइया के पास भी है। तो यानी ये कोलैबोरेटिव किस्म का एक एक्शन होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि इम्पल्सिव किस्म का कोई डिसीजन लिया गया हो या रात को कोई खबर आई हो और आपने शाम के बाद खबर आने के बाद 4 घंटे बाद कोई स्ट्राइक कर दी हो। ये कई दिन इनका डाटा मैपिंग होती है, इनकी ट्रेसिंग होती है, उनकी मूवमेंट को ट्रेस किया जाता है और फिर ये इस तरह की स्ट्राइक की जाती है। तो इसके अंदर कोलैटरल डैमेज वाला जो हमदर्दी लेने की जो कोशिश की जाती है, तो अगर ह्यूमैनिटेरियन, मैं सिंपल एज अ स्मॉल स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या मिलिट्री वॉरफेयर का ये मैं कर देता हूं, एक तरफ तो उनको ह्यूमन वैल्यूज याद आ जाती है कि यहाँ औरतें और बच्चे थी, तो इमाम बारगाह में कौन था? वो कोई आपके खिलाफ फोर्सेस थी, बरसरे पकार थी, जो बच्चों को, मदरसों को, मार्केटों को जो तबाह किया जाता है, उसमें औरतें बच्चे नहीं होते वो। तो डबल स्टैंडर्ड्स के साथ दुनिया कोई भी नहीं मानने को तैयार। और ये जो ऑप्टिक्स की शक्ल वो देना चाहते हैं, और आपने कुछ चैनल्स की तरफ इशारा किया और बड़ा जबरदस्त आपने कवरेज उस एस्पेक्ट की है। कुछ चैनल इसको एक सिंपैथी एलिमेंट भी देना चाहते हैं और वन साइडेड व्यू देना चाहते हैं। बिल्कुल। मेरा ख्याल नो मोर वो नहीं अब चल सकता। नहीं, बड़ी सादा सी बात है ना सर कि अगर उनके दारुल हुकूमत या उनके मुल्क में अगर कोई खुद कुछ बम्बार फटे तो क्या उसे भी तब वो फाइटर लिखेंगे? यानी ये तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में इन दहशतगर्दों को आउटलॉड कलअदम करार दिया गया है, उसके बावजूद अगर एक बड़ा इंटरनेशनल साख का हामिल इदारा फाइटर लिखेगा तो मेरी आईब्रोज तो खड़ी होंगी। मुझे तो सवाल खड़ा करना बनता है मेरे लिए कि ये आखिर क्यों कर रहे हैं, क्यों सिंपथाइज कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कवरेज की इन हमलों की, कतर के साथ हमारे जो बरादराना ताल्लुकात है वो अपनी जगह। मेरा सवाल तो इस अल जज़ीरा चैनल की कवरेज के ऊपर है। उसके ऊपर मैंने ये थीसिस दिया था, एक अर्ज़ की थी कि भाई दहशतगर्द है सर, चाहे वो यहाँ है, चाहे वो अफ़गानिस्तान के शहरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है या कतर पे हो रहा है या किसी और मुल्क में हो रहा है। तो ये तफरीक रवा रखी गई, इसलिए मेरा सवाल था। जनरल साहब, मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट भी देखी है, जो वज़ारत इत्तला की स्टेटमेंट है वो भी देखी है, अफ़गान सरकार का रद्द-ए-अमल भी देखा है। क्या काबुल सरकार के जो ज़िम्मेदार हैं वहाँ पे, जो अमारत इस्लामिया या उनके दिफाई इदारे हैं, वो भी मुस्तकबिल में टारगेट में आ सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी छाया छतर के बगैर तो ये नर्सरियाँ परवान नहीं चढ़ती। देखिए, ये इंटेंट तो अभी गवर्नमेंट की मैं इधर शायद उसको एक्सप्लेन ना कर सकूं, बट जो लॉफेयर है, जो फ्रेमवर्क है लीगल, उसको मैं एक्सप्लेन जरूर कर देता हूं। इसी को जरा लिंक कर दे, जो रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुई थी 1368, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1368 2001 के बाद जी, और उसके बाद फिर 1373 पास की गई 2001 में 9/11 के बाद। जो सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन ने जिसको पास किया रेजोल्यूशन में, वो आज भी वैलिड है। एंड दैट रेजोल्यूशन इज वेरी क्लियर अबाउट द टेररिज्म, अबाउट के उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स माउंट किया गया। उन्होंने कहा जी कि वो स्टेट जो टेररिज्म का विक्टिम होंगी, या जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स या स्टेट जो भी इसका विक्टिम होगा, दे रिजर्व द राइट ऑफ रिस्पॉन्डिंग अगेंस्ट ऑल दोज जो इसको न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, लीगल सपोर्ट दे रहे हैं, उसकी प्लानिंग में सपोर्टर्स हैं, अबेटर्स हैं। तो इसके दायरे में जो आएगा पाकिस्तान का हक है। अब पाकिस्तान ने अपनी विल भी शो कर दी है। तो अब देखते हैं कि अफगानिस्तान के तालिबान, अब देखते हैं कि इंडिया रादर कि इसको इस कॉन्टेक्स्ट में किस एस्केलेशन लेडर पे लेकर जाता है। एक चीज बड़ी क्लियर है कि जिस लेटर पे भी वो जाएंगे, विद दिस मिलिट्री लीडरशिप एंड विद दिस पॉलिटिकल लीडरशिप एंड विद दिस रिजॉल्व ऑफ द नेशन, पूरी नेशन खुश है, ये मैं आपको बता रहा हूं जी। इस रिस्पांस के ऊपर पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश है, इररिस्पेक्टिव जो पॉलिटिकल ग्रुप, सोशल जो भी ग्रुप्स है, एवरीवन इज हैप्पी। तो दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द नेशनल विल। तो वो पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट कर दी अपनी विल। तो आप अंदाजा लगा लें, जिस एस्केलेशन लेडर पे जाएगा पाकिस्तान, उससे एस्केलेशन लेडर से ऊपर का रिस्पांस करेगा, चाहे वो अफगानिस्तान के तालिबान हो, अपना टीटीपी हो, इंडियन प्रॉक्सीज स्पॉन्सर्स हो, जो भी होंगे, उसी डोमेन में रिस्पांस जाता जाएगा, जिस डोमेन में पाकिस्तान को टेस्ट करेंगे, रिस्पांस दिया जाएगा हर डोमेन। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब साथ हैं। चिश्ती साहब, ये मैं देख रहा हूं कि आज जिला पशीन में भी फोर्सेस ने आईबीओ किया है और उसमें 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। लेकिन जो बड़ी अलार्मी खबर है वो करक से है। वहाँ एफसी के किले पर क्वाड कॉप्टर ड्रोन हमला हुआ है, 5 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, और फिर अस्पताल जब मुंतकिली हो रही थी उसमें वो हमला हुआ और 3 एहलकार उसमें शहीद हुए हैं। ये क्वाड कॉप्टर क्या होता है और ये इन दहशतगर्दों के पास कैसे चढ़ गया? इनके पास क्या जदीद हथियार हैं? जी जामिद साहब, आपकी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन ठीक है। जो जनरल साहब कह रहे थे ना कि इंडिया पीछे जो है
ये स्टेट के बगैर नहीं होता। इतनी ऑर्गेनाइज जो आपने एक अनडिक्लेयर्ड मलेशिया कह लें उसको, मैं आर्मी तो नहीं कह सकता, जो आपने एक टेररिस्ट का एक ग्रुप जो है उसको सस्टेन, मेंटेन, आर्म्ड, इक्विप्ड और ऑब्वियसली बोर्डिंग लॉजिंग के साथ करना होता है। हजारों लोग इन्होंने जो पाले हुए हैं वो ऐसे रैंडमली लाइक माइंडेड लोग नहीं इकट्ठे हो गए कि भाई अचानक हम इकट्ठे हुए हैं तो हम अपने सर्वाइवल के। इनके रिसोर्सेज क्या अफगानिस्तान में, आम लोग तो भूखे मर रहे हैं, लेकिन इनको ऑलमोस्ट, जो इंटीरियर मिनिस्टर भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कई गुना ज्यादा इंसेंटिव दिए जाने शुरू हो चुके हैं। और ये पीछे जब तक ऑर्गेनाइज्ड एक मुल्क ना हो, इस तरह की सपोर्टेज या इस तरह की पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम रिफ्रेश कर लेते हैं, जो कुलभूषण यादव था वो कहाँ फिर रहा था, कौन से हालात में था, बलूचिस्तान में क्या कर रहा था, एक नेवल ऑफिसर इंडिया का, तो वो क्या मैंडेट होगा उसका? वही था जो स्लीपर सेल्स अपने ये वहां पे ना सिर्फ एस्टेब्लिश करते हैं, फिर सस्टेन करते हैं, फिर उनको ग्रूम करते हैं, फिर उनको टाइम बार्ड कर देते हैं कि जब हमें जरूरत होगी आपको लॉन्च करेंगे, लाइक रिमोट कंट्रोल। तो ये आज की नहीं है। ये जितने जो ड्रोन जो कह रहे हैं कि ये ऐसे ड्रोन तो आम एक्सेस में ही नहीं है, स्पेशली आर्म ड्रोन, इस तरह के जो कॉप्टर कह लें उसको, जो कैम कॉप्टर कह लें, वो वेपन कैरी करने की सलाहियत, उसकी प्रिसीजन है, उसकी मॉनिटरिंग और उसको कंट्रोल करना, जाहिर है इसका मतलब है कि पीछे बहुत ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, उनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनको जाहिर है बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया जाता है। तो ये स्टैंड अलोन नहीं हो जाता। और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि एक रैंडम ऑफ द कफ टाइप ये मैनूवर्स या इस तरह के ऑपरेशन नहीं होते, पीछे बहुत हैवी फंडिंग है, ट्रेनिंग है, और जैसे मैंने कहा बहुत बड़ी इंडिया की परसुएशन है। जाहिर है वो इस साइड पे कुछ कर नहीं सका तो वेस्ट साइड पे करने की एक ऑप्शन उनके पास बची ही शायद यही थी। एक जैसे मैंने कहा, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, बट मैं कह रहा हूं कि उनको इकोनॉमिकल लगता है, क्योंकि जब वो वेस्टर्न साइड पर हमले अवर होते हैं हमारे से किसी शक्ल में, वो तालिबान नाम ले या कोई और हो, तो ऑब्वियसली उसके अंदर उनको लगता है कि ना इतने पैसे लगते हैं, ना उसमें जहाज गिरते हैं, ना राफेल तबाह होते हैं, ना प्रेसिडेंट ट्रंप बीच में 70 दफा कहते हैं कि इधर, तो ये तो उनको विन विन सिचुएशन इसलिए लगती है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है इंशाल्लाह ताला। ये मैं कंफर्म कर सकता हूं कि इन्होंने बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट ऑफिशियली अफगानिस्तान की भी बहुत लेवल तक इन्वॉल्व है, वो लॉन्चिंग पैड मुहैया करती है, बल्कि रिसीविंग पैड भी है, यानी जो कामयाब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होकर वापस लौट जाते हैं या हमारी फोर्सेस से जिंदा बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, उनको रिसीव भी किया जाता है। ठीक, तो ऐसे तो नहीं जा सकता नोटिस। ठीक है जनरल साहब, मेरे साथ रहेगा, क्योंकि अभी इंडिया का जिक्र किया चिश्ती साहब ने, तो मुझे फौरन ख्याल आ गया वो जो उनका जी जहाज है तेजास, वो समोसे जैसा जो दिखता है, वो एक और गिर के इन ट्रेनिंग के दौरान डैमेज हुआ, तबाह हो गया, पायलट इजेक्ट उसने बाहर निकलने में कामयाब तो हुआ। तो अब वो इत्तला ये है, इंडियन चैनल्स बता रहे हैं कि उन्होंने तमाम तैयारे जो 32 या 35 हैं वो ग्राउंड कर लिए हैं कि दोबारा से इनकी इंस्पेक्शन करनी है। चिश्ती साहब, मैं ज़रा आपकी राय चाह रहा हूँ, क्योंकि आप इन चीज़ों के ज़्यादा माहिर हैं। ये तेजास जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये तीसरा वाक़या दुबई एयर शो में भी हुआ, ये क्या समझ आई आपको? इन पर तो बड़ा फ़ख्र था इनको। जी, तेजास से पहले जो एक साल था, तकरीबन 1.5 साल, उसके अंदर 2 इनके जहाज गिरे थे कंसेक्टिव। तेजा तीसरा जहाज था, ये चौथा जहाज है जो अब गिरा है। और ये मेरे लिए कोई इस तरह सरप्राइज इसलिए नहीं है कि उनके अपना जो उनकी एयरफोर्स है उनकी, उतना उनका ही ट्रस्ट नहीं है इस जहाज के ऊपर। अच्छा। और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी अपने चैनल पर बनाई थी, और जब तेजास दुबई का क्रैश किया था, और उसमें मैंने यही कहा था कि इंडियन एयरफोर्स, मैंने बहुत रिसर्च किया इस जहाज के बारे में अदरवाइज भी, तो इंडियन एयरफोर्स तो इस जहाज के बारे में कहती है कि हमें पॉलिटिकल प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, हमें एक फाइटर जेट चाहिए। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें इंडियन एयरफोर्स क्या कहती है। जब ये जहाज लेट होते जा रहे थे इनके पास, जो ऑल द 40 सालों में 40 है, तो इंडियन एयरफोर्स प्रेसिडेंट AP सिंह कहते हैं कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड। ये उन्होंने इसी जहाज के बारे में कहा था। फिर उन्होंने कहा था मुझे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी पर एतबार ही नहीं है। तो जिस मुल्क की एयरफोर्स प्राइम कॉन्ट्रैक्टर या प्राइम यूजर होनी थी, वही इस जहाज के बारे में इतने शकूक शुबहात का इजहार कर रही है, तो दुनिया में कैसे बेचेंगे? मैं रिसर्च किया, तकरीबन इंडिया उम्मीद लगाए बैठा था 8 मुल्कों को बेचने की, और सबसे हैरान कुन शायद बात होगा, वो अमेरिका को भी बेचना चाहता था। अच्छा, पोटेंशियल टारगेट उन्होंने एक क्लाइंट रखा हुआ था कि अमेरिका भी होगा, क्योंकि हम इसको इतना लो कॉस्ट करेंगे, इंजन पहले ही वो अमेरिका से ले रहे हैं, तो शायद इंडिया से लेते वक्त अमेरिका का एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा कि ये जहाज उनको अपनी एयरफोर्स में भी डट कर लेना चाहिए। तो वो छोड़े, इंडियन एयरफोर्स खुद ही इतनी परेशानी में है, तो रेस्ट इज हिस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल खालिद चिश्ती साहब और जनरल जाहिद महमूद साहब, आप दोनों की कीमती वक्त का। ये सूरत हाल थी दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तानी फोर्सेस के अभी तक इक़दाम हैं और जो भारत की पुष्टपनाही हासिल है, उसके ऊपर आपने माहिरीन की राय देखी और सुनी। कुछ रुख सियासत का भी करेंगे, क्योंकि आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अल्लामा राजा नासिर बाज़ साहब ने बड़ी अहम बात की कि मामला ठीक कर लें, गारंटी देते हैं हुकूमत नहीं गिरने देंगे। 25 तारीख करीब है, 25 तारीख को इंजेक्शन लगना है खान साहब को। UN में भी एक चिट्ठी डल गई है एक वकील के तवस्सुस से,
तो अब हुकूमत क्या सोच रही है, होगा क्या, जानने के लिए मेरे साथ रहें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब ताहिर खलील संधू साहब ने। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, कानूनदान हैं, और हमें ज्वाइन कर रखा है सीनियर सियासतदान, मारूफ कानूनदान जनाब फैसल फरीद चौहद साहब ने। आप दोनों की कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। चौहद साहब तो अडल बात चूँ संधू साहब, ये अलामा राजा नासिर अब्बास साहब आज ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस, आपके फेलो सेनेटर हैं, बल्कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, बड़ी अहम बात कर दी है, तवज्जो ही किसी ने उस पर नहीं की। वो कहते हैं कि आप मामला कर लें खान साहब के साथ, गारंटी देते हैं कि हम हुकूमत नहीं गिरने देंगे। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है संधू साहब? ये तो वही मतलब सही बता सकते हैं, लेकिन जामी साहब हमारे लिए तो उन्होंने, मैं समझता हूँ, बड़ी एक मेरा उनसे बड़ा पर्सनल ज़ाती एक ताल्लुक है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है ये बात कि कोई भी किसी की हुकूमत को भी गिराएगा तो हम, अगर आपकी हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे तो हम उसके साथ, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो यानी मैं समझता हूँ नहीं, मैं तो इस देखें, मैं तो एक शक्की उल कल्ब सहाफ़ी हूँ ना, तो मैं तो समझूंगा कि हुकूमत को कहीं खदशा था कि खान साहब के साथ मामला हुआ तो वो हुकूमत गिरा देंगे। वो कह रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि हुकूमत नहीं गिराने देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने एक जमहूरी अमल की बात की है कि जमहूरी अमल जारी रहना चाहिए, और अगर खान साहब से मामला होना कि मामला सारे पेंडिंग है कोर्ट्स में जामी साहब, और कोर्ट्स ने किसी को रिलीफ देना या नहीं देना, या सेट असाइड किसी की पनिशमेंट को करना नहीं करना, उनका फैसल चौहद साहब साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, भाई हैं, उनको पता है कि जो उनके ऑफेंस है वो 50 क्लास में फाल करता है, और जब तक उनके वकला के जो दलाइल होंगे, और बाकी मैं वकला के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, वो सारे हमारे भाई हैं, मोहसन हैं, लेकिन जिस तरह से ये बात करते हैं और जितने ये ग्रुप्स हैं इनमें वकला के भी और दूसरे लोगों के भी, तो अपने आप में इनके में कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो अलामा साहब बात कर रहे थे वो उनकी बेसिकली उनका पर्पज़ था कि उनकी ट्रीटमेंट और फैमिली से मुलाकात। तो उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा कि बिल्कुल ये होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो अपना है फ्रीडम ऑफ, कोई भी फ्रीडम है, फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। कभी भी ये तो नहीं होता कि अकेली फ्रीडम को हम लेके चल पड़े और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएं। आर्टिकल 19 भी यही कहता है कि देयर आर सम लिमिट्स आल्सो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, बट देयर आर सम लीगल लिमिट्स आल्सो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई हैं। तो जब तक वो पूरी नहीं करते, अभी तो इनका अपना नहीं कुछ पता चल रहा है। ये देखो, वो मरवत साहब कुछ कह रहे हैं कि मैं पार्टी खत्म कर दूंगा, कोई कुछ कह रहा है। आज वो हमारे जो पुराने दोस्त हैं जो पीपल्स पार्टी के नगमे गाते थे, शौकत बसरा साहब, आज वो कह रहे थे इससे मैं निपटूंगा। मतलब वो आपस में 19 ग्रुप बन गए हैं, अभी पता नहीं और कितने बनने हैं। चेयरमैन साहब सबकी नजरिया चेयरमैन पर, ये खुद भी नहीं चाहते। आज उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जितनी देर मर्जी जेल में रखे जी इनको, फैसल चौधरी ने भी कहा है इनके सेंटर ने, लेकिन हमारी सिर्फ ये इल्तिजा है कि उनसे मुलाकात हो रही है। तो फैसल साहब तो हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप मेरे ख्याल बात करें वो दूसरे फैसल साहब की। एक को फैसल जो सेनेटर फैसल साहब है। अच्छा, सेनेटर फैसल, वो जो स्टेट सेक्रेटरी के जिम्मेदार, अक्सर स्टेट सेक्रेटरी के जिम्मेदारियां देते होते हैं। जी, वो जो अब वो स्टेज तो नहीं रहा ना, वो सेक्रेटरी रहा, लेकिन अब वो अक्सर वही होते थे स्टेट सेक्रेटरी, और उसी तरीके से आवाज़ निकालते थे जिस तरह खान साहब आवाज़ निकालते थे। तो उन्होंने भी आज यही बात की है कि जितनी देर मर्जी जेल में रखें। तो इनको ज़ाती तौर पे खुद भी दिलचस्पी नहीं है खान साहब को बाहर लाने की। फैसल साहब, मैं की सुन रहा हूँ, कह रहे हैं कि तनु आप दिलचस्पी नहीं है सर, आप नहीं चाहते, कि आपकी जमात नहीं चाहती, आपके कानूनदान नहीं चाहते, 19-20 धड़े हैं, ये चाहते नहीं खान साहब बाहर आए। फैसल चौहद साहब, आप सुन रहे हैं आप मेरी बात या नहीं? ताहिर खलील संधू साहब, मेरा ख्याल है कि ना चाहने वाली बात तो गलत है। जी, मैंने कहा कि जी बात आ रही है जी, सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं अब आपको। मेरा ना चाहने वाली बात तो ना चाहने वाली बात तो मैं नहीं समझता। नीयतों के हाल तो अल्लाह ताला जानता है, अरे मैं तो किसी के दिल में झांके नहीं देख सकता, लेकिन ये नाहल बड़े हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और ये शॉर्ट साइटेड हैं, नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज हैं सारी, जो इस वक्त दस्तयाब क़यादत आपके अल्फाज में है ना जी। ये इनमें पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है। आपने अलामा साहब का हवाला दिया है, लेकिन मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग अलामा नासिर अब्बास की ये बात बड़ी कमज़ोर लगी है। और वो जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो ये बात कभी भी ना कही है, ना वो सुनना चाहेंगे, और वो तो अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अलामा साहब क्या कर सकते हैं? ताहिर खलील संधू साहब की हुकूमत जिन्होंने लाई है, जिस दिन वो ख़त्म करना चाहेंगे, तो ये सारे मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। ये इनकी खाम ख्याली है। देखिए ना, ये आप सियासी लोग हैं, तो सियासी जो गुफ्तगू या बयानबाजी होती है उसमें विजडम होता है। और ये जो राना सनाउल्लाह साहब
या ये कह रहे हैं, ये सिर्फ गुफ्तगू करते हैं, इससे आगे ना ये कुछ कर सकते हैं और ना ये करेंगे। तो ये तो एक तरीक़ेकार है ना जी। ये वैसे आपकी बात में एक हद तक वजन इसलिए है फैसल साहब, आपकी बात में एक हद तक वजन इसलिए है कि जब अलामा साहब ने ये बात की तो राना साहब ने जहां और बहुत सी बातों का जवाब दिया, वहां मेरा ख्याल है इस जुमले के रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा जी क्या करें, वो तो मानते ही नहीं। और ये आपने देखा होगा कल परसों अंसार बाजी साहब की स्टोरी का मफहूम भी यही था। इससे पहले भी जो लोग मिल के आते हैं वो यही बात करते हैं। तो जब अंदर बैठी लीडर जो है, आपके लीडर जो है वो मानते ही नहीं किसी फार्मूले के ऊपर, तो अलामा साहब की पेशकश, चचकजई साहब का अलायंस या हुकूमत के दरवाजे जितने भी खुल जाएं, बात तो नहीं बनेगी। ये तो मुझे लगता है आज फिर हम डेड एंड पे ही खड़े हुए हैं। नहीं तो जो बाहर हैं वो कौन सा मानती हैं? वो भी तो गुफ्तगू इस किस्म की है कि हम पे कौन सा एहसान है अगर वो हम मिलेंगे। गुजारिश है जी कि ये जो बात है ना जज्बातियत से भरपूर, जहादियत से भरपूर, ये शायद सोशल मीडिया पे तो बिक जाती है या इस पे तो पसंद की जाती है, लेकिन इसका अमली सियासी फायदा नहीं है। इमरान खान साहब की ज़ात को नुकसान हुआ है और बहुत ज्यादा हो रहा है और शायद होगा भी, क्योंकि इस वक्त देखे ना जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, वो अंसार अब्बासी साहब हैं, ज़ाहिर है उनके सोर्स हैं, बड़े सीनियर साफ़ी हैं, उनकी बात तो मैं डिनाई नहीं करता। और ये बातें जब की गई और सारा मामला, और ये जो जरदारी साहब की गुफ्तगू है, ये भी आपका क्या ख्याल है कि जरदारी साहब रोटी को चूची कहते हैं? नहीं कहते, वो बड़े जादीदा आदमी हैं और सारी उम्र उन्होंने ये काम किया। वो तो नून लीग और ये जो एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान में ये मौजूदा थोड़ी रगड़ आई है और जिस पे राना सनाउल्लाह साहब को काफ़ी स्नैप भी हुए हैं। वो ये जो डील की बात उन्होंने की और जो उनकी तरफ से डील की ऑफर्स हुकूमत की बार बार ये उनको फैसिलिटेट करने की ऑफर्स, डील की तो नहीं, फैसिलिटेट की करने की, जो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह, इसको पसंद नहीं किया गया। तो जरदारी साहब उधर छाल मार के आ रहे हैं कि अच्छा है, तो देखो हम बड़े उसके मुखालिफ हैं और ये आप इनको छोड़ें, आप हम पे हाथ रखें, हम देखें क्या करते हैं। तो ये वो गेम है। अच्छा तो जी, नासिर अब्बास साहब भी ज़ाहिर है ठीक, वो कोई बात उन्होंने इस तरह से, अगर अपोजिशन लीडर जो है वो मौजूदा जो सूरत हाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम है, उसमें बड़ा रेलेवेंट बंदा होता है जी। बिल्कुल ठीक। तो ये संधू साहब बड़ा उम्दा नुक्ता उन्होंने, मुदल्लल नुक्ता है कि पीपल्स पार्टी एम जंप नहीं कर गई और वो बता रहे हैं कि जो राना साहब और आपके सर्कल की जानिब से जो हल्की फुल्की मामला फहमी की बात हो रही थी, उसे स्नब किया गया है और उसके बाद जरदारी साहब की एंट्री हुई है। मैं जामी साहब मैं समझता हूँ जो फैसल भाई कह रहे हैं कोई स्नब करने वाली बात नहीं है, और जो आपने अभी बात एक फरमाई है कि राणा साहब ने कहा कि वो मानता नहीं, वो ये बात नहीं थी। वो क्या थी? फवाद चौधरी साहब, मैं बताता हूँ, फवाद चौधरी साहब मेरे भाई हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब भी काबिल एहतराम है। ये पिछली दफ़ा जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो एक मीटिंग हो गई, उसमें परवेज़ खट्टक साहब भी पीटीआई में थे। तो फिर उन्होंने सेकंड मीटिंग में आगे फवाद चौधरी साहब ने कहा था राना सनाउल्लाह साहब को, पूरी टीम को, कि भाई, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी, कि ये हम मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो जब हम जेल में गए हैं तो वहाँ उनकी कोई नहीं मानता। उसने कहा जी ये मुज़ाकरात बंद करेंगे, मैं नहीं मुज़ाकरात चाहता। वो इस बात का जवाब दिया था, बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी जी। मतलब ये नहीं कहा कि वो मानता नहीं है, क्यों नहीं मानते, सारे वो तरले तो डाल रहे हैं और किस तरीके से मानना है। अब भी देखिए वो घड़ी देख के ठीक हुए, पता नहीं वो कौन सी घड़ी है, तोशे खाने वाली है, ये पता नहीं कौन सी है। सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि अब तो उनको घड़ी की सुइयां भी नजर आनी शुरू हो गई हैं और नजर भी ठीक हो गई है, तो सारा कुछ इलाज उनका हो रहा है। संधू साहब, वो मानने वाली बात, सलमान सफदर साहब और राजा साहब के बकौल जो वजाहत हुई कि जो वहाँ पे लगा हुआ वॉल क्लॉक है, जो दीवार के ऊपर लगा वॉल क्लॉक है, उसकी बात हो रही है शायद। भाई घड़ी हुई ना जामी साहब, वो भी घड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं, उसको भी घड़ी कहते हैं या घड़ा कह ले, कोई कुछ कह ले, इसको घड़ियाल कहते हैं। लेकिन देखे ना बात कहाँ पे आके टिकी। घड़ियाल भी चलो, घड़ियाल देख के उनको सुइयां नजर आ गई, बड़ी बात है ये कि उस मेडिसिन ने असर किया और उनकी आंख बेहतर होना शुरू हो गई है। और अब भी जो उनका कल ये परसों दूसरी डोज लगनी है तो 25 को जी, 25 को ये है कि तारिक फजल चौधरी साहब और दीगर तो कह रहे हैं, तो 25 के बारे में क्या तय किया है? अहले खाना या किसी जाती मुआलिज को किसी एक को इजाजत मिलेगी या वैसे ही पुराना एपिसोड रिपीट होगा?
मेरा ख्याल है, जो मैं ज़ाती तौर पर मैं, क्योंकि आई एम वीओपी, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मैं उस जगह तक मेरी पहुंच नहीं है जहाँ पे तारिक फजल साहब की पहुंच है या राना सनाउल्लाह साहब की पहुंच है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि अगर उनको मिलने दिया जाए और अगर वो कानून के दायरे में रह के मिलते हैं और कोई ऐसी बाहर बात आके नहीं पते जो जेल मैनुअल और जेल रूल्स के खिलाफ है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उनका इलाज भी होना चाहिए और जहाँ भी चाहें इलाज होना चाहिए, ये तो इंसान का एक फंडामेंटल राइट है ना जी। बाकी सियासत अपनी जगह पे, वो उनके केसेस जो पेंडिंग है वो वहां पे जाने, अदालतें जाने, इनके वकला जाने और ऑनरेबल जजेस जाने, उसमें हमारा क्या काम है? हम तो नहीं उनको निकाल सकते वहां से। फैसल साहब एक वकील हैं जेरड जेंसर, ये जुल्फी बुखारी साहब और मरियम रियाज भट्टू साहिबा और कासिम साहब के तवस्सुस से सितंबर में, दिसंबर में और अब भी ये जो अक़वाम मुत्तहिदा खुसूसी ग्रुप है उसके ज़िम्मे ये दरख्वास्तें दे रहे थे। पहले उनकी जो क़ैद तन्हाई थी उसके ऊपर आज उन्होंने ट्वीट किया हुआ कि जी अर्जेंट अपील मैं इनसे कर रहा हूँ कि इंटरवीन करें, उनकी सेहत को दरपेश ख़तरात हैं उसके ऊपर। जुल्फी साहब और दीगर जो बाहर बैठे हैं उनके साथ राब्ते में हैं, तो इसको बड़ा यानी आसान इकदाम समझ रहे थे। ये जो इस तरह की मूवमेंट्स या इस तरह के जो एक्ट्स हैं, आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद हो सकेंगे PTI के लिए, खान साहब के लिए, रिलीफ के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा कर सकता है? देखिए, जुल्फी की तरफ से या मरियम भट्टू की तरफ से ये जो कोशिशें हो रही है, इनको तो सराहना चाहिए। ज़ाहिर है वो अपनी तक कोशिश कर रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तो जो मबजूल कराने की कोशिश कर रहे हैं। जब मुल्क में कोई इदारा, कोई हुकूमत, कोई रियासत आपकी बात ना सुने तो बाहर तो फिर ये बातें होती हैं। लेकिन जो इस वक्त गिवन सिचुएशन है, अमेरिका और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, दोनों एस्टेब्लिशमेंट्स, इंटरनेशनल लोकल एस्टेब्लिशमेंट बहुत क्लोज है एक दूसरे के। रीजनल हालात इस किस्म के हैं कि उनको पाकिस्तान की फौज की, खैर वैसे भी ज़्यादा इंटरेक्शन उन्हीं के साथ होता है इंटरनेशनल वर्ल्ड का। हमारी सिक्योरिटी स्टेट है, उसमें फौज का एक किरदार है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता या इग्नोर नहीं कर सकता। और ना ही फ्रैंकली स्पीकिंग होना चाहिए। दुनिया की जिस तरह के हमारे हालात हैं, मरूजी हालात हैं, ज़रा फौज इसमें बड़ा प्लेयर है, तो उसका कोई असर UN का तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कहीं की जगह होगा या उसकी कोई फैक्टर है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप आवाज ना उठाएं। ये तो जैसे 14 कैप्टन ने किए हैं अपना, उनके बच्चों ने किए है, तो ये बातें। और जुल्फी जो है वो बड़ा सिंसियर दोस्त है खान साहब का, हमारा भाई है बिल्कुल, तो ही इज पुटिंग हिज एफर्ट। तो आई थिंक ये तो एक बड़ा अप्रिशिएट करने की बात है। दूसरी मैं अर्ज कर दूं कि तारिक खलील सिंधु साहब हमारे भाई हैं। देखें, इमरान खान साहब की जो रेटना है वो डैमेज हो चुका है। अब वो वापस आता है कि उसमें वो मुकम्मल तौर पे 100% वापस नहीं आ सकता। इसमें इलाज में कोताही हुई है, यानी जो टाइमली क्योर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दूसरी ये है कि फैमिली का कानूनी हक भी बनता है, आईनी हक भी बनता है। ये बात कहना कि वो कोई बात कर देंगे, तो उनके जज्बाती रवैये हैं वो अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात उनके डॉक्टरों की और उनकी वो तो उनका हक बनता है जी। देखिए, डॉक्टर अदनान भी तो था ना नवाज शरीफ के साथ, वो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट तो था नहीं। उसी तरह डॉक्टर आसिम था जरदारी साहब के साथ, तो वो भी कोई स्पेशलिस्ट नहीं था। तो जाती मौलजीन का होना हुकूमत के लिए बेहतर है, मुझे समझ नहीं आती। ये बड़ा अहम नुक्ता है जी, ये बड़ा अहम नुक्ता है मानी जाती संधू साहब आपकी। मुझे उसका मतलब, संधू साहब ये फैसला करेंगे शायद आपकी बात नहीं मानी जाती। उन्होंने 2 डॉक्टर्स का हवाला दिया है, ये बात ठीक है, दोनों डॉक्टर्स अपने अपने लीडरांस के साथ उनकी एक अटैचमेंट या साल से उनकी जो ज़ाती मौलज के तौर पर हैसियत है वो जानी मानी है। गो के मैंने देखा है कि डॉक्टर अदनान ने अभी रिसेंटली कई जगहों पे ट्वीट किया है कि उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी, वो खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे। इसमें अगर डॉक्टर अदनान और डॉक्टर आसिम अपने जो रहनुमा हैं उनके ज़ाती मौलज हो सकते हैं, तो यहाँ डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान क्यों नहीं हो सकते? मैं समझता हूँ इसमें कोई, एक तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट थे MX कराए सलमान सफदर साहब, वो खान साहब के वकील हैं पर्सनल, और उन्हीं को ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था कि आप हमें रिपोर्ट दें, और जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वही जो जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट है वो बिल्कुल 100% मिलती जुलती है। जब भी खान साहब ने शिकायत की है, ये जो रेटिना होता है ना जी, इसके बारे में अल्टीमेटली जो सही बता सकता है वो पेशेंट खुद बता सकता है कि अगर उसको किस हद तक उसको नजर आता है, किस हद तक नहीं आता।
नंबर वन, इसकी प्रायोरिटी उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो उसको सारी चीज़ों का पता होता है। नंबर टू, मतलब डॉक्टर्स को है, डॉक्टर्स जो है इनके दोनों, उनसे भी बात हुई है। फिर इनके जो अपना राजा सलमान राजा साहब जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, उनसे भी बात हुई है। अलामा राजा नासिर अब्बास उन्होंने बाकी है जी, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब से भी बात हुई है डॉक्टर्स की। और अब अगर ये इस लेवल पे बात आती है तो मैं ज़ाती तौर पे एज ए लॉयर समझता हूँ कि अगर बेशक चलो जिस तरह डॉक्टर अदनान साहब फरमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस पे इत्मीनान का इजहार किया है। और अगर आप देखिए, वो अगर इंजेक्शन ना लगाते तो अब जितना उनको नजर आ रहा है, पहले तो बहुत ज्यादा था, 6 बटा पता नहीं कितना हो गया था, अब तो काफी 6/26 है या 6/29 है जो पर है। तो कल या परसों जब भी उनको इंजेक्शन नया लगता है तो ऑटोमेटिकली मजीद बेहतरी होगी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो दूसरा जो आप बात कर रहे थे यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की जो चीजें होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती। अच्छा, वो तो एक एथिकली ये व्हाट्सएवर, और जो भी जुल्फी बुखारी साहब ने आवाज़ उठाई है, जाहिर है उनके पार्टी के वो अहम तरीन रुकन हैं और बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं, तो उन्होंने ये सारा किया, तो इसमें तो उनको ठीक है जो फैसले सब। नहीं, आप बाइंडिंग कहें या ना कहें संधू साहब, देखें बाइंडिंग कहें या ना कहें, देखें ना दुनिया क्रिकेट के जो लेजेंड तरीन कैप्टन्स हैं उनका खाता है। उसके अलावा आप देखें इंडियंस जो लेजेंड्स थे उनके ट्वीट्स हैं, ख़त हैं, वीडियो ऑडियो पैगामात हैं, तो मामूली बात तो नहीं है ना। फिर यूएन में अगर वो अपील उनके लिए जा रही है, उनका केस हाईलाइट किया जा रहा है, आपके फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर वो मुद्दा ज़ेर बहस हो रहा है, आपके टॉक शो में ये बात हो रही है, आपकी जो अपोजिशन पार्टी की उनकी बहनें या उनकी पार्टी सोशल मीडिया हर जगह एक मौजू ज़ेर बहस है, तो आप उसे सरफ नज़र तो नहीं कर सकते ना बहस ये कह के कि आप जेल रूल ये नहीं कहते। जेल रूल क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, नहीं जामी साहब देखिए, उन पे अमद दरामद भी तो आप अपनी तसल्ली अपनी सहूलत के मुताबिक करते हैं ना। जब आपको जेब देता है तो लोग मिलते हैं, जब जेब नहीं देता लोग नहीं मिलते। नहीं जामी साहब देखें, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, और फैसल साहब चूंकि मुझसे सीनियर है ये भी बताएंगे कि उन पे ये सारी चीज़ें कि कितने कप्तान आगे बाहर और इतने बादशाह आगे दुनिया के, इतने मुल्क के वज़ीर आज़म आगे, ये सुप्रीम कोर्ट पे ये चीज़ें मैटर नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने केस को देखना मेरिट पे या उसके जो मेरिट्स के हैं डीमेरिट्स के हैं उस पर देखना है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि उस पर ये बिल्कुल कोई चीज़ बाइंडिंग नहीं करती। बाकी एथिकली अखलाकी तौर पे या व्हाट्सएवर एक प्रेशर बढ़ाने के बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं। आपको पता है जब वो बड़ा गलत फैसला था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब को फांसी दी गई थी, तो पूरे वर्ल्ड के जो बादशाह सलामत थे और प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी अपील की थी, लेकिन आगे तो बात आ गई ना फिर सुप्रीम कोर्ट में। और अब भी ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि क्या इनके जो दलाइल हैं या आगे से जिस तरीके से भी वो केस को, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो ये मुद्दा निपटा नहीं चुकी सर। 190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट तो ये सेहत वाला मामला निपटाया इलाज के वो निपटाया इलाज के हवाले से कि एप्लीकेशन उनकी इनफ्रेक्चुअस हो गई है इलाज के हवाले से। अब इनकी अपील्स लग रही हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, जो 190 मिलियन पाउंड जिसका वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने भी इनके खिलाफ फैसला दिया हुआ है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं। आई हैव दैट जजमेंट राइट नो, आई हैव दैट जजमेंट। तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि मलिक रियाज के जो बेटों का केस था, जब उन्होंने तीसरी दफा पासपोर्ट कैंसिल हुए, तो जब तीसरी दफा वो जहाज में गए तो उसमें गए हैं अपना अदालत में, वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में। छोटी सी एक ब्रेक ले लूं सर, वहां से भी यही फैसला आया था। एक छोटी सी ब्रेक, बहुत मुख्तसर ब्रेक है, वापस आते हैं। फैसल साहब का मौक़िफ़ थोड़ी देर में मेरे साथ रहिए। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसल साहब, बड़ा सादा सा सवाल आपकी खिदमत, ये जो मामला खान साहब की सेहत, उनसे मेल मुलाकातों का या डेडलॉक का, बात आगे ना बढ़ने का, अगर मैं आपसे सामने 3 ऑप्शन रखूँ, हु इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल? अडयाला खुद, उनकी बहनें, उनकी पार्टी या हुकूमत? देखिए सर, इसमें आप बरील जबां किसी को नहीं करार दे सकते। सबसे पहली बात तो ये है कि अडयाला के जो वहाँ की अथॉरिटीज थी, अगस्त का ये मामला है, सुबह जब से होना शुरू हुआ है, तो आई ड्रॉप्स के जरिए तो ये मामला हल नहीं होना। उससे पहले भी मैंने ये मसला था, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये अचानक बहुत ज़्यादा हो जाता है जब ये ब्लड सर्कुलेशन रुकती है ना जी। रेटिना वो हिस्सा होता है आँख का जो दिमाग के साथ जुड़ा होता है, तो वो जो ऑक्सीजन सप्लाई रुकती है तो वो फिर रुकते रुकते वो ब्लड थिक होता है, फिर वो कोई क्लॉटिंग होती है और वो फिर अचानक एक दिन बस्ट आउट होता है। तो ये चीज़ें जो हैं अगर टाइमली इलाज हो जाता, ये इंजेक्शन फॉर एग्जांपल तब लगा होता जब रुकना शुरू हुआ था या थोड़ा बहुत तकलीफ थी, तो ये फिर इतना डैमेज ना होता। तो अडयाला की अथॉरिटीज़ इसमें में तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। हुकूमत ने
ये किया है कि उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि उन्होंने इसको डिले होने दिया। देखे ना, वहां से अगर कोई रिपोर्ट आती है, ये बेसिकली लॉ में तो सुपरिटेंडेंट का काम है, ये सैंक्शन चाहिए होती है रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट की। आपको याद होगा ये नवाज शरीफ का केस कैबिनेट के सामने रखा गया था, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट थी ना जी, क्योंकि उनको उनका इलाज उस वक्त तय हो गया था, उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि इधर से नहीं होना, तो वो फिर सारा जो मामला हुआ, फिर वो लंदन गए, वो उसके लिए फिर गवर्नमेंट की सैंक्शन जरूरी थी। इसी तरह इमरान खान साहब को जब पिम्स में लाया गया तब भी गवर्नमेंट की सैंक्शन जरूरी थी, वो नहीं हुई। और 795 जो रूल है उसके मुताबिक फैमिली को मतला करना भी जरूरी है। तो या तो बुशरा बीबी साथ में आती, ठीक है जी, वो एक और समझ में आती बात, और वो लेकिन वो तो खुद कॉन्विक्ट हैं और उनको आप नहीं ये आपने जैसे रूल पढ़ा है तो संधू साहब ने कानून की किताब खोल ली है। तो संधू साहब वो तो कह रहे हैं अहले खाना को मतला करना ज़रूरी होता है, कानून क्या कहता है, और आपने तला दी थी। 795 मैं पहले आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ, जो आपने बड़ी अच्छी आपने ट्रैका पूछा कि कौन जिम्मेदार है असल में इन तीनों में से। तो शायद आपको याद होगा ये फैक्ट है कि अलीमा खान साहबा ने, मैं एक जुमला पूरा अलीमा खान साहबा ने बयान दिया था। संधू साहब एक मिनट रुकिएगा जरा, चौधरी साहब का जुमला पूरा। जी 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 प्लीज प्लीज प्लीज। तीसरा हिस्सा जो आपके सवाल का है, मुझे ये बताएं कि कोई बंदा भी जी होश पूछे इनकी क़यादत से, फैमिली से, तो ज़रा मैं उनको ज़ेर बहस नहीं लाता कभी भी, कि जब इमरान खान साहब की तकलीफ हुई थी तो एहतजाज करना ज़रूरी था या कमेटी बना के उनको हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी था? मेरा ख्याल में उनकी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती, उनका एक तो जेल से जितने भी डॉक्टर कहते हो, और वहां पे उनका माहौल बदल जाता, ज़हन भी बदल जाता ना, जब आप सर कुछ जरा जेल से बाहर निकाल के हॉस्पिटल में रखते हैं, तो उसके ऊपर जिद करने की बात तो नहीं थी। नहीं, ला मुहाला वो बेहतरी की जानिब सूरत हाल जाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आप फ्यू वीक्स अगर वो हॉस्पिटलाइज होते, उससे जो ये सूरत हाल में जो इश्ताल है वो कम होता, और एक कहे बगैर भी शायद कमी आती, कहे बगैर शायद वो CBM का आगाज हो जाता, बगैर कुछ कहे बगैर एतमाद साजी फरोग होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी संधू साहब। वो कह रहे हैं 795 फैमिली को मतला करना जरूरी है, आपने साथ ही कानून की किताब खोल ली, आपने तला दी थी उनके अहले खाना को, आप देंगे? जी मैं आपको, अब तो सारी दुनिया को खैर पता है, लेकिन पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं जो फैसल भाई ने नहीं दिया। आपने कहा कि कौन जिम्मेदार है, तो आपको याद होगा कि हमारे लिए मोहतरमा हैं, काबिल एहतराम है अलीमा खान साहब, एडमिटेड फैक्ट है, उनका अपना बयान है, सारे टेलीवाइज्ड हुआ, आपके भी सुनों पे भी टेलीवाइज्ड हुआ है कि हमारी पार्टी के अपने लोग नहीं चाहते कि खान साहब जेल से बाहर आए। और उसके बाद फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, उन्होंने कहा अपने भी कुछ लोग मिले हुए हैं। तो क्या इन बातों को हम किस तरफ लेके जाए, इन दोनों बातों को? दूसरे नंबर पे अभी जो फैसल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ज्यादा फोकस जो है इनको पार्टी को भी, इनकी अपनी पार्टी को भी उनकी ट्रीटमेंट पे उस हवाले से देना चाहिए। अब ये हाई फोर्स, पता नहीं कौन सी हाई फोर्स या हाई फोर्स क्या बनाई है, अब वो बनानी शुरू कर दी कि हम इस तरीके से निकालेंगे। ऐसे नहीं होता, ऐसे ना तो कभी जेलों पे हमले होते हैं, ना कोई ऐसी किसी कैदी को निकाला जा सकता है। तो अब भी इनको आना पड़ेगा वापस सियासी धारे में, कमेटियों में भी आना पड़ेगा। स्टैंडिंग कमेटी इन्होंने छोड़ी हुई है, आजकल चेयरमैन इनके अपने हैं, वहां पे बात होगी। बात अल्टीमेटली आपको एक बात का पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फैसल साहब के मैंने बात ये जिक्र हमने किया था दोनों ने एक प्रोग्राम में, कि जब भी 26वीं तरमीम आई है और 27वीं तरमीम आई है, खासतौर पर 26वीं तरमीम, आप किसी को ले लें कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे वो ऑन बोर्ड थे पीटीआई के साथ, और पीटीआई वाले तो वोट देने के लिए भी तैयार थे। अभी किसी को भी ले ले मौलाना फजलुर रहमान की जमात से, और ये खुद वोट भी देने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा नहीं, आप अपना कुछ अपना चेहरा जो है उसको साफ रखिए और उस पर नाम ना दें। सर मेरा सवाल है कि कानून कहता है फैमिली को मुत्तला करना जरूरी है, आपने इत्तला दी, अब देंगे? डेफिनेट जी, डेफिनेट, जो कानून कहता है उसी के मुताबिक चलेंगे जी। लो चौधरी साहब गल होगी, वो कह रहे हैं ऐसी कानून के मुताबिक हमने काम किया पहले ही बराबरी, आपका क्या एतराज है? नहीं तो अपना चौधरी ताहिर जो है वो तो शरीफ आदमी किताब उठा लेता है, ऐसा जाहिर करें जैसे इनकी हुकूमत में सारा काम कानून और आइन के मुताबिक हो रहा है। इस मुल्क में कौन सा आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे? ये कभी किया है इन्होंने आज तक? तो चौधरी तो शरीफ आदमी है, वो खोल के बह जाता है, वे जो इनकी बात को कोई नहीं सुनता। और मसला ये है कि ये बड़ा सीरियस इशू होता जा रहा है। ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट सर पे है, पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ऑन गोइंग है, ईस्ट पे इंडिया है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, ये मैशत चल नहीं रही, दहशत गर्दी अरूज पे है,
मतलब और ਅਸੀਂ जहाज ले जा रहे हैं 10-10 अरब रुपए दे। मतलब क्या हमारी प्रायोरिटीज आप देख लें, और एक नहीं 4-4 आप ले रहे हैं, मतलब क्या करते क्या हैं आप? ये हुकूमत जो है इस कदर नॉन सीरियस, और इनका जो एटीट्यूड है ना कंटेम्पचुअस अवाम की तरफ के, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ वोट लेके आए हैं, तो आप कौन है जो हम पे उंगलियां उठाएं? ठीक, बहुत ये बातें शुक्रिया, जो है, बहुत वो- शुक्रिया जनाब फैसल और जनाब ताहिर खलील संधू साहब, आप दोनों के इंतहाई कीमती वक्त का। नाज़रीन, ये अब अगले 24 से 48 घंटों में तय होगा, क्योंकि 25 तारीख को दोबारा खान साहब को जो जेल में कैद हैं उनको इंजेक्शन लगे, तो उसके लिए हुकूमत किस हॉस्पिटल में लेके जाएगी, उस हॉस्पिटल का बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा, क्या अहले खाना में से किसी शख्स को लाया जाएगा, ज़ाती मुआजिन को रसाई दी जाएगी या नहीं, ये 3 अहम सवाल हैं जो पेंडिंग हैं, तिश्ना है, इनका जवाब अभी ना हुकूमत दे सकती है और ना अपोजिशन देने के काबिल है, लेकिन 24 से 48 घंटों में ये मामला सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।